अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो एनटीआर की है। अब इसमें लंबी सी लिस्ट है, हम उसको डिस्कस करते जाते हैं कौन कौन सी आती है, क्या क्या आती है। और सबसे आसान हेड ऑफ इनकम है, सबसे ज्यादा आसान हेड ऑफ इनकम है। और ये कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं कि अगर आप आई कैप की किताब खोलेंगे ना तो उस आई कैप की किताब में इसके ऊपर 1.5 सफ़ा गिवन होता है। तो बच्चे सिर्फ इसको रटा मार के चले जाते हैं, थोड़ा बहुत देखा निकल जाते हैं। बट फ्रॉम प्रीवियस फ्यू अटेम्प्ट्स आई कैप इसमें सब चीजें काफी ज्यादा पूछ रहा है और काफी इन डिटेल पूछ रहा है। इस चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ मर्ज करके प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्स में ये मर्ज कर दे तो 20 नंबर तक का भी आई कैप ने सवाल पूछा होगा, जिसमें 2 सवाल बड़े फेमस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम पास्ट पेपर्स की बात कर रहे होंगे। पहले इसमें इनकम जो इनकम आती है दैट इज एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड फ्रॉम एफबीआर। सेल्स टैक्स याद है? सेल्स टैक्स में जब हमने जीरो रेटेड सप्लायर्स को डिस्कस किया था, और उन जीरो रेटेड सप्लायर्स में हमने ये बात की थी कि जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम रिफंड डिमांड करते हैं, जो 45 दिन में हमें डिपार्टमेंट ने रिफंड करना होता है। डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? हल्का तो याद होना चाहिए आपको कि वो वक्त याद करें जब आप छोटे बच्चे थे, नए नए सीए में आए थे। आज से 634 साल पहले जब आप सेल्स टैक्स पढ़े थे, उस सेल्स टैक्स में हमने जीरो रेटेड सप्लायर्स पढ़ी थी। और उसका एक फीचर था कि उसमें आपको जो इनपुट होता है वो रिफंड मिलता है, और 45 डेज में आपको रिफंड मिलना होता है। अगर 45 डेज में रिफंड ना मिले तो वो आपको डिलेड जो रिफंड होता है उसके ऊपर एडिशनल अमाउंट डिपार्टमेंट पे करता है। याद है वो काइबोर रेट के ऊपर जो हमने वहां पे बात की थी? वो जो आपको एडिशनल अमाउंट मिलती है ना, एडिशनल अमाउंट, वो जितनी भी आपको एडिशनल अमाउंट मिलती है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट होती है। मतलब आपने 1000 रुपया रिफंड डिमांड करना था, डिपार्टमेंट ने डिले कर दिया, डिपार्टमेंट ने आपको 1100 रिफंड कर दिया, 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। ये जो एडिशनल अमाउंट है ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होगी। मतलब वो जो सेल्स टैक्स का जो आपको एडिशनल रिफंड मिलता है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो रहा था। ये वहां पे पॉइंट है भी था, यू कैन गो एंड रीड दैट नोट्स, आप उनको पढ़ लीजिएगा, वहां पे इस चीज का रेफरेंस दिया हुआ था। एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है जी मेलिंडा गेट्स पेड टैक्स रुपीज 30 मिलियन टू एफबीआर। मेलिंडा गेट्स ने 30 मिलियन टैक्स पे किया एफबीआर को टैक्स ईयर 2021 के लिए। Later on, she realized that she had paid an excess amount of rupees 5 million. उसने 5 मिलियन ज्यादा पे कर दिया है डिपार्टमेंट को। Therefore, she filed a refund application. उसने एक रिफंड एप्लीकेशन जो है थी वो डिपार्टमेंट को फाइल कर दी। FBR agreed to refund the excess amount. FBR ने एग्री कर लिया, ठीक है हम आपको एक्सेस अमाउंट जो है वापस कर देंगे। However, the refund is delayed, लेकिन रिफंड डिले हो गया तो डिपार्टमेंट ने इसको 6 मिलियन पे कर दिया और 1 मिलियन जिसको एडिशनल पेमेंट की गई। अब देखें उसको रिसीव हुआ 6 मिलियन, उसने डिमांड किया था 5 मिलियन, ये उसको एक्स्ट्रा पे किया गया। ये जो एक्स्ट्रा होगा ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद है ग्राउंड रेंट। याद रखिएगा जब हम ग्राउंड रेंट पे करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू पे द ग्राउंड रेंट, हम इसको एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे इस चीज की बात कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड रेंट रिसीव हो रहा हो, आपको ग्राउंड रेंट वसूल हो रहा है, आपको ग्राउंड रेंट मिल रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ग्राउंड रेंट क्या होता है? आपके पास एक ओपन प्लॉट है, खाली प्लॉट है, आपने वो प्लॉट रेंट पे दे दिया। जिस बंदे को रेंट पे दिया उसने उस प्लॉट पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, और वो तो उसने खुद बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग के ऊपर रह रहा है, एंजॉय कर रहा है। आपको रेंट किस चीज का पे कर रहा है? बिल्डिंग का पे कर रहा है कि वो प्लॉट का रेंट पे कर रहा है? वो आपको जाहिर बात है वो प्लॉट का रेंट पे कर रहा है। तो जो प्लॉट का रेंट आपको मिल रहा है वो आपको क्या कहलाता है? वो ग्राउंड रेंट कहलाता है। बिकॉज अब फिजिकली वहां पे प्लॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहां पे बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। वो बिल्डिंग आपने नहीं बनाई, वो उस किराएदार ने खुद बनाई हुई है। लेकिन जो रेंट आपको पे किया जा रहा है वो प्लॉट का पे किया जा रहा है, और वो जाहिर बात है कम होगा। तो ये ग्राउंड रेंट होता है। ये जो ग्राउंड रेंट मिल रहा होता है ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनता है। जैसे Farooq and Co. is in search of land for the construction of their head office. He approached Danial to provide a land which is currently under the ownership of Danial at MM Alam Road. As per the mutual agreement, Farooq and Co. decided to take the land on rent and will construct the head office and will pay the annual rent of rupees 3 million to Danial. उसने कहा दानियाल भाई अपना लैंड दे दो, हम खुद इसके ऊपर हेड ऑफिस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और हम आपको सालाना 3 मिलियन रेंट पे करते जाएंगे। अब ये रेंट जो दानियाल को रिसीव हो रहा है ये इसका ग्राउंड रेंट कहलाएगा, और ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद है सबलेटिंग।
ये हमने प्रॉपर्टी में बात की थी सबलेटिंग की। सबलेटिंग क्या होती है, उसमें कहा था कि हम ये अदर सोर्स में आगे पढ़ेंगे, आप सबलेटिंग कर दें, आप प्रॉपर्टी वेकेट कर दें, आप एमिनिटीज यूटिलिटीज के साथ प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दें, या प्रॉपर्टी विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट कर दें, ये तमाम केसेस में आपकी इनकम अदर सोर्स का पार्ट बनता है। अब हम सबलेटिंग की बात करते हैं। सबलेटिंग का मतलब क्या है, ये देखें, ऑनर है, मालिक, मालिक ने बिल्डिंग दी है टेनेंट को, किराएदार को, ये इसको रेंट पे कर रहा है, तो ऑनर कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। लेकिन ये किराएदार जिसने किराए पे बिल्डिंग ली है, ये अगर आगे किराए पे किसी दूसरे बंदे को बिल्डिंग दे दे और इससे जो किराया वसूल कर रहा होगा, ये किसका पार्ट बनेगा, ये इस किराएदार की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। क्यों? बिकॉज ये जो बिल्डिंग है ये इसकी अपनी नहीं है, ये खुद किराए पे लेके बैठा हुआ है। अब क्योंकि इसने खुद किराए पे ली हुई है और आगे किराए पे दी हुई है, तो जो इसको किराया मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे ट्रीट हो रहा होगा। जैसे करते हैं कि जी बच्चों ने एक रूम किराए पे ले लिया, रूम रेंट पे ले लिया हॉस्टल का, और उस रूम को आगे 3 बंदों को और रखा हुआ है, 4 बंदों को, 5 बंदों को, 6 बंदों को बीच में डाला हुआ है, तो वो जो उनसे रेंट ले रहा है, जो उनसे रेंट ले रहा है उन लोगों से, वो क्या कहलाएगा, वो उसका ग्राउंड रेंट कहला रहा होगा, उनका ग्राउंड रेंट कंसीडर हो रहा होगा। आप 2 मंजिला बिल्डिंग लेते हैं, आप कहते हैं जी मैं इस बिल्डिंग में अपना ऑफिस बनाऊंगा, लेकिन अब आप उस बिल्डिंग को यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, आप उसका पहला फ्लोर जो है वो किसी और पार्टी को किराए पर दे देते हैं। अब जो उससे आपको किराया मिल रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। तो जो सब लीजिंग होती है, सब लेटिंग होती है, इससे जो आपको इनकम रिसीव हो रही होती है, ये हमेशा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। कैलकुलेट द इनकम फॉर टैक्स ईयर 2021 ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता। Mr. Doraemon has let out his house to Nobita for a monthly rent of rupees 20,000 on 1st November. The house comprises of 2 floors. On 1st January 2022, Nobita decided to let the ground floor to her friend Shizuka at a monthly rent of rupees 25,000. उसने अपने दोस्त को 25,000 रेंट पे कर दे दिया। हमने इसकी इनकम निकालनी है और हमने इसकी इनकम निकालनी है। अब ये बंदा एक्चुअल में कौन है? ये बंदा एक्चुअल में मालिक मकान है। इस मालिक मकान ने इसको क्या दिया है? प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, और ये जो इसको पेमेंट कर रहा है ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। अब इसे रेंट कितना मिल रहा है? इसे रेंट मिल रहा है 20,000 पर मंथ, और इसने ये नवंबर में रेंट आउट किया, तो कितने महीने का रेंट बनेगा? 8 महीने का रेंट बनेगा। तो ये 1,60,000 जो होगा ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद इसने, ये किराएदार है, किराएदार ने खुद अपने ही आगे किराए पे दे दी है। अब जो इसको रेंट रिसीव हो रहा होगा ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। कितना? 25,000। 25,000 इंटू हम कर लेंगे कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। तो इस टैक्स ईयर में इसका कितना बनेगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख जो होगा वो इसकी क्या बनेगा? वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा।